है। कल फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने कहा कि त्योहारों के दौरान दाम नहीं बढ़ेंगे और सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि चावल के दाम सिर्फ अफवाहों की वजह से बढ़े हैं। So effective today, the wheat stock limits would be 2,000 tons. Tightening, number one, keeping in view the fact that some people are holding more than what they need. Some people are holding and creating artificial scarcity in the country, and unnecessarily the prices are going up. Although there is no scarcity from the supply side in the country, adequate stocks are available. So sugar again, the availability is more than what we need. The stocks of sugar as of 31st of August are about 85 lakh tons, which are equivalent to about 3.5 months requirement of the country. For the festive season, we are adequately prepared in terms of the stock. तो संजीव चोपड़ा हैं जिन्होंने काफी लंबा चौड़ा कल यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहाँ पे बताया कि कैसे उनकी नजर यहाँ पर सभी कमोडिटीज पे है एंड अफोर्डेबिलिटी यहाँ पर सार्थक की जाएगी। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट विजय सेतिया हमारे साथ हैं। विजय जी, जिस तरह से चावल पर भी बयान दिया गया कि फसल अच्छी लगती है, बम्पर क्रॉप लगती है, सरकार के पास पर्याप्त यहाँ पर बफर स्टॉक है, कैसे देखते हैं आप उसको सरकार के रीसेंट मेजर्स के साथ जोड़कर? देखिए, सरकार ने बाय एंड लार्ज देश के ज्यादा लोगों के फायदे को ध्यान में रखते हुए जो पहले नॉन बासमती का कच्चा चावल है उसका एक्सपोर्ट पूरी तरह बंद किया। पहले 20% ड्यूटी लगाई, एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, उन्होंने इस पर रोक लगा दी। तो ये पहले स्टेप से जो फर्क पड़ा है, आज जो चावल कच्चा चावल 32-33 रुपए बिकने लग गया था, वो चावल आज 27-28 रुपए पे है। तो इसका मतलब है 12 से 15% उस चावल के दाम में गिरावट आई है। अभी इस साल जैसे 4% चावल का एरिया बिजाई में बढ़ा हुआ है और जैसा मौसम अभी तक रहा है, तो सरकार का ये भी मानना है कि एक बम्पर क्रॉप आने वाली है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। Okay. और इसमें अभी जो थोड़ी सी फिक्र वाली बात है कि अब जब फसल पकने के पास है, कुछ जगह पे अब दोबारा से बारिश शुरू हो रही है, उससे हो सकता है कि क्वालिटी पे हल्का फर्क पड़े। Okay. लेकिन सरकार की सोच ठीक है कि चावल हमारे पास सफिशिएंट है और इसके दाम नहीं बढ़ने चाहिए और ना बढ़ने का कोई चांस लगता है। विजय जी, जिस तरह से रिप्रेजेंटेशंस हैं कि बासमती के बारे में यहाँ पर कुछ किया जाना चाहिए, आपको लगता है सरकार उसे सुनेगी? हाँ, जरूर सुनेगी, क्योंकि एक बम्पर क्रॉप है और बासमती का कोई इन्फ्लेशन से लेना देना नहीं है। अगर यहाँ एक सुझाव मेरा है सरकार के लिए कि नॉन बासमती पारबॉइल्ड को अभी थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब तक फसल कट के हमारे पास नहीं आते, उसमें अभी 10-15 दिन है जब नॉन बासमती क्रॉप हमारे अंदर आनी शुरू होएगी। तो ये मेरे को लगता है कि सरकार का ध्यान जो नॉन बासमती के ऊपर फिक्र का भी है, वो भी अगले 15-20 दिन में गवर्नमेंट के मन में वो चिंता कम हो जाएगी। लेकिन अगर सरकार लंबे समय तक पॉलिसी को करेक्ट रखना चाहती है, तो नॉन बासमती के अंदर भी कोई मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लाना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप पहले सेशन में जैसे बात क्रूड ऑयल की कर रहे थे, पंपिंग आउट द क्रूड ऑयल $15 खर्चा है और बिकता है $90 में। हमारा 15 बैरल पानी लगता है 1 किलो चावल तैयार करने में। अगर समर पैडी उसमें 25 बैरल लगता है, तो इतना हमारा मतलब नेचुरल रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं। तो इसलिए ये नॉन बासमती का प्राइस रियलाइजेशन तो ठीक होना चाहिए। तो उसमें मेरा मानना है कि अगर नॉन बासमती के अंदर अगर गवर्नमेंट कोई MEP विद ड्यूटी और विदाउट ड्यूटी अगर लगाती है, ताकि एक लिमिटेड क्वांटिटी जहां भी इंडियन कम्युनिटी है या जो लोग इंडियन राइस को पसंद करते हैं, वहां ये जाना चाहिए। कोई ये नहीं मैं चाहता कि अगर आज इंडिया 40% वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सा रखता है, तो जेन्युइन हिस्सा हमारा 25% के करीब रहना ही चाहिए। 20-25% हमें वर्ल्ड मार्केट को देना चाहिए। उससे हमारे फार्मर को भी अच्छा पैसा मिलेगा और हमारे यहाँ कंज्यूमर को भी ठीक दाम पे राइस मिलता रहेगा। Absolutely. जो बात आप अभी आपने एक बासमती का जिक्र किया, उसमें मेरा ख्याल है कि सरकार को अभी ध्यान देने की जरूरत है। Okay. क्योंकि फार्मर फ्रेंडली एक वैरायटी है 1 माइक्रो,
ये बासमती की ऐसी वैरायटी है जो 90 दिन में पैदा होती है। इसकी यील्ड ज्यादा है, पानी कम लेती है, दवाई कम लगती है, इसमें फार्मर फ्रेंडली है। इसको फसल को काटने के बाद किसान धनिया और आलू की खेती करते हैं और एक तरह से उनको गेहूं के बीच में एक एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब का सपना था कि फार्मर की इनकम डबल होनी चाहिए, ये वैरायटी उसमें एक मेजर रोल प्ले करती है। लेकिन इसका चावल $850, $900, $950 इस तरह के रेट पे बिकता है। तो 1200 का बैरियर ये क्रॉस नहीं कर पाएगी। एब्सोल्युटली। इसकी फसल आज के दिनों में ये फसल आ रही है। आज के दिनों में ये फसल आ रही है। तो एब्सोल्युटली आपने यहाँ पर काफी सारे विकल्प बताए हैं, चाहे वो नॉन बासमती का MEP है या फिर जो बासमती की वैरायटीज हैं जहाँ पर लोअर प्राइसेस के साथ भी काम किया जा सकता है। तो क्लियरली जैसे आपने कहा कि सरकारी मेजर्स यहाँ पर अच्छे हैं, लेकिन काफी कुछ यहाँ पर अभी भी और करने की एक्सपेक्टेशंस हैं। एक गेहूं पर भी यहाँ पर व्यू लेंगे। रोल ऑफ फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार एस हमारे साथ हैं। प्रमोद जी नमस्कार। गेहूं पर भी यहाँ पर सरकार ने कल काफी कुछ कहा है, इंक्लूडिंग स्टॉक लिमिट यहाँ पर जो घटा दी गई है, 2000 टन कर दी गई है 3000 से। गेहूं जो बड़ी है स्पॉट मार्केट्स में, ये भी कहा गया है कि होर्डिंग है, आर्टिफिशियली प्राइस राइज है। कैसे देखते हैं आप सरकार की कल की स्टेटमेंट्स को गेहूं ऑन ग्राउंड जोड़कर? प्रमोद जी आपका ऑडियो म्यूट है। पिछले एक महीने में कम से कम ₹1.5 किलो गेहूं में तेजी आया है पूरा मध्य प्रदेश, और पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश में तेजी ज्यादा है। गेहूं अवेलेबल नहीं है ओपन मार्केट में, तेजी की तरफ जा रहा है मार्केट में। आई मीन स्टॉक लिमिट से इसका क्या इफेक्ट आएगा, मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है। गेहूं मार्केट में नहीं है, अवेलेबिलिटी पुअर है मार्केट में गेहूं। आप जिस तरह से सरकार यहाँ पर OMSS की बात भी कर रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? अगले 3-4-5 महीने अब कैसे बीतने वाले हैं जब तक नहीं गेहूं बाजार में नहीं आती? मैडम गवर्नमेंट को अपना जो अभी 100 टन दे रही है, मतलब मोस्ट एवरेज इंडिया की फ्लावर मिल की साइज 100 टन से 300 टन पर डे है, और अगर सरकार हफ्ते में 100 टन देती है तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। इधर गवर्नमेंट हैज टू अलाउ द इंपोर्ट ऑफ व्हीट और अवेलेबिलिटी ऑफ व्हीट और क्वांटिटी ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसी तो कोई बात सरकार ने बहुत समय से नहीं कही। ऑफ कोर्स ये बात हम ट्रेड के थ्रू सुनते हैं, नॉन ऑफिशियल सोर्सेस से सुनते हैं, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटीज गेहूं में कम होगी, इसकी इंतजार लोगों ने बहुत की है। लेकिन आपको लगता है अभी भी वो विकल्प ओपन है? अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, स्कोप कम लगता है। अभी आपने कहा गवर्नमेंट को ही अपना क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए, बिकॉज जिन्होंने स्टॉक लिमिट काफी समय से लगा हुआ है, लेकिन गेहूं अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो अब आपको क्या लगता है कहाँ जा सकते हैं फिर प्राइसेस? अगर एक महीने में ₹1.5 प्रति किलो की तेजी देखने को मिली है, जो ऑलमोस्ट 4% जैसी बढ़त जैसी कहलाएगी, आगे जाकर क्या व्यू है फिर? इट डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है पूरा चीज, कैसे रिलीज करते हैं, कैसे क्वांटिटी ज्यादा करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड। अगर ये क्वांटिटी इनके पास 8.7 मिलियन टन इन्होंने अनाउंस किया OMSS के लिए, अगर ये अक्टूबर या नवंबर में क्वांटिटी बढ़ा देते तो अपने आप मार्केट करेक्ट हो जाएगा वापस। एक फाइनल चीज, ये फेस्टिवल्स की बात है, आगे जाके इलेक्शंस भी है, और सरकार अगर फेस्टिवल्स को लेकर इतनी यहाँ पर जागरूक है, आपको क्या लगता है कि अगला 1 साल फिर गेहूं के लिए कैसा बीतेगा? ये तो वेदर के ऊपर है। अगर बारिश अच्छा हुआ तो क्रॉप नेक्स्ट अच्छा होना चाहिए। और गेहूं मतलब जितना तेजी हुआ इतना, मतलब इतना शॉर्टेज फिजिकल नहीं होना चाहिए। मालूम नहीं गेहूं मतलब किसके पास पड़ा है। गवर्नमेंट भी इसीलिए कल बोला कि इसको गेहूं निकलना चाहिए बाहर। यानी कि सरकार की तरफ से मेजर्स यहाँ पर आते रहेंगे, और नहीं आए तो जैसे कहा गया है कि भावों में सपोर्ट भी है। और हमने आज चावल गेहूं दोनों ही मोस्ट एसेंशियल कमोडिटीज के बारे में बात की है, जिस पर सरकार की नजर भी है, स्पेशली फेस्टिवल से पहले और आगे जाकर इलेक्शन से पहले भी सरकार की एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर उनकी तरफ से कुछ ना कुछ पैनी नजर और मेजर्स हम बनता हुआ देखेंगे। बहुत शुक्रिया विजय जी आपका, और प्रमोद जी साथ में जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस आएंगे तो लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स का पूरा हाल।